अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजा न्याजी। सुन राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत और सियासत इस वक्त एक ऐसी स्लो मोशन फिल्म बन चुकी है जहां स्क्रिप्ट तो हर रोज बदलता है लेकिन अंजाम वही पुराना रहता है। एक तरफ ख्वाबों की ऐसी दुकानें सजाई जा रही हैं जहां चमकते दादो शुमार बिक रहे हैं, तो दूसरी तरफ जमीनी हकाइक का वो थप्पड़ है जो आम आदमी को रोज बेदार करता है। हुकूमत दावों के महल तामीर कर रही है, मंसूबों के नक्शे बन रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि क्या ये कागज के महल आम आदमी के चूल्हे की आग बुझा पाएंगे या सिर्फ सुर्खियों की जीनत बनेंगे। सबसे बड़ी पेशरफ्त की बात करें तो वफाक ने साल 2027 तक मुल्क को सूद से पाक मालियाती निज़ाम पर मुंतकिल करने की ठान ली है। स्टेट बैंक और SCCP के साथ मिलकर इस 80,000 अरब रुपए के फाइनेंशियल सेक्टर को इस्लामी असूलों पर ढालने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बज़ाहिर ये एक इनकलाबी कदम है, लेकिन यहाँ तनकीदी सवाल ये उठता है कि क्या महज 5 साला रवायती कर्जों को इस्लामी बॉन्ड में तब्दील कर देने से मैशत के बुनियादी स्ट्रक्चरल मसाइल हल हो पाएंगे? क्या हमारे बैंकों का IT सिस्टम और अमला इस बड़ी हिजरत के लिए वाकई तैयार है या ये भी माजी की तरह सिर्फ एक कागजी हदफ साबित होगा? दूसरी तरफ मैशत को असल सहारा किसी सरकारी पॉलिसी ने नहीं बल्कि हमारे मुल्क के नौजवानों ने दिया है। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने 11 माह में 1.6 अरब डॉलर्स का ज़र मुबादला कमाकर मुल्की तारीख का नया संगे मील अबूर कर लिया है। 2022 के 40 करोड़ डॉलर से 100.6 अरब डॉलर तक का ये सफ़र एक मौजज़े से कम नहीं, लेकिन हुकूमत के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि ये कामयाबी दूर दराज इलाकों के नौजवानों ने लोड शेडिंग और नाकिस इंटरनेट के बावजूद अपनी मदद आपके तहत हासिल की है। अगर माहिरीन के मुताबिक 10 अरब डॉलर का हदफ हासिल करना है तो रियासत को पसमानदा इलाकों में सिर्फ बयानात नहीं बल्कि बिजली और तेज तरीन इंटरनेट की बुनियादी सहूलियात फराहम करना होंगी। उधर सूबों की कारकर्दगी पर नजर डालें तो पंजाब में किसान कार्ड और 34,000 ग्रीन ट्रैक्टर्स की कंप्यूटराइज्ड तकसीम के दावे किए जा रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि किसान एम्पावर हो गया है और बिला सूद कर्जों की रिकवरी 99% रही। ये इदादो शुमार सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या बढ़ती हुई महंगाई और मौसमियाती तब्दीलियों के शिकार किसान के लिए ये रिलीफ काफी है? क्योंकि आए रोज हम देखते हैं कि किसान तंजीमें और रहनुमा अपने मुस्तकबिल के लिए रोते हुए नजर आते हैं। आए रोज हमें गुर्बत से खुदकुशियों की खबरें देखने को मिलती हैं। तो ये सरकारी दावे किस दुनिया में पूरे हो रहे हैं? सबसे अहम बात यह है कि अमेरिकी पाबंदियों में नरमी के बाद ईरान से सस्ते तेल और गैस की भी उम्मीदें जागी हैं, लेकिन अवाम यहाँ भी खुशफहमी का शिकार ना हो, क्योंकि माहिरीन साफ कह रहे हैं कि ईरान सस्ता तेल नहीं बल्कि इंटरनेशनल रेट पर ही बेचेगा। पेट्रोल 250 रुपए मिलने के ख्वाब देखने वालों को यह भी सोचना होगा कि हमारी रिफाइनरीज ईरानी हैवी क्रूड को प्रोसेस करने की सलाहियत भी रखती हैं या नहीं। क्या हम वाकई तरक्की की राह पर गामजन हैं या सिर्फ वक्ती रिलीफ और सियासी सहारे चल रहे हैं? इन मौजूआत पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार सईद काजी साहब। आपको वेलकम करती हूँ राउंड अप में। काजी साहब, हुकूमत हर रोज़ एक नया इशारा देती है और बताती है जनाब के मुल्क में जो माशी तरक्की मौजूदा हुकूमत ने की है वो 80 सालों में भी नहीं हुई। आवाम को ना माशी इस्तेहकाम नज़र आ रहा है और ना ही इस मुल्क में कोई सियासी इस्तेहकाम है। आवाम की राय वोटिंग की हो या महंगाई से मुतालिक हुकूमत पर तनकीद हो, सबको रोकने के लिए नई कानून साजियां हो रही हैं। मौजूदा हुकूमती निज़ाम को आखिर क्या नाम दिया जाए, क्योंकि जमहूरियत कहना तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। देखिए, ये तो इट रिमाइंड्स मी ऑफ ग्रेट थ्योरेटिशियन कार्ल मार्क्स ने कहा था कि स्टेट हैज बिकम अ कमिटी टू रन द अफेयर्स ऑफ रिच एंड माइटी। अब यहाँ पर तो देखें ना, पूरी कार्टलाइजेशन हो चुकी है। जो आपका सोशल सेक्टर है उसके अगर आप फिगर्स देखें तो आप अंगुष्ठ पर दंदा रह जाते हैं। आप चाइल्ड मॉर्टेलिटी यहाँ पे देखें, जो एनामिक माओं की परसेंटेज निकाल लें, इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में रहते हुए, ये सारी क्या कहानी है? कहानी ये है कि इलाज एक ख्वाब बन गया। जो सरकारी अस्पताल थे वहाँ जो है वो प्राइवेट और निजी बना दिए अमीरों के लिए, और गरीब लोग सिसक के मरते रहते हैं जो है, और सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। जितना इनडायरेक्ट हमने की है पिछले 4 साल में, उसके बदले में क्या मिलता है हमें? अभी मुझे आज एक फोन आया, किसी ने कहा जी कि वो एक रिक्शे वाले ने मुझे कहा जी मैंने तो 2 हज़ार के, मुझे ये हमारे दोस्त हैं अल्लामा अजहर साहब और सिद्दीक साहब, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जी एक वो रिक्शे वाला कहते 4 तो मैं 2 हज़ार के दिए। मतलब गरीब आदमी को तो आप, तो मेरे ख्याल में कोई तरक्की नहीं है।
क्योंकि अभी गली सो रही है, अभी उसकी आंखें खुल रही हैं, इसी तरह मरी नहीं है गली। अगर ये अच्छा। समझते हैं ना कि अवाम ये स्ट्रीट पावर खत्म हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े वाजे वाजे इशारे हैं कि इनके तमाम इक़दामात से, और ये जो ऊपर इन्होंने खेल बना रखा है, चीनी का देखें, 300 अरब रुपए की इन्होंने दिहाड़ी लगा ली और बाद में रिपोर्ट क्या आई वो देख लें। तो इस वक्त तो खिलवाड़ जारी है, और हमारी जो रूलिंग इशराफिया को ख्याल ये है कि ये बस फॉर ऑल टाइम्स टू कम एक लुट्टी बह गई है, शुरू कर दो बस। इन्होंने ऐसे नहीं है। यहाँ पे यूथ बल जो है बड़ी खौफनाक 65% यूथ है, और उसके जो इशारे हमें गाह मिल रहे हैं, अगर हमारी आंख खुली हो तो तरक्की वरक्की कोई नहीं है। मगर तमाम पॉलिटिकल पार्टी चूंकि ऊपर से जो एक ऑप्रेसिव माशी सेटअप है, इसमें चाहे अपोजिशन हो चाहे जो गवर्नमेंट की पार्टीज हो, उन पे इनका एका है। और अभी कोई तीसरी या चौथी कुव्वत ऐसी बनेगी और बन सकती है, और अब्रप्टली बनेगी। तो अच्छा। इसलिए मेरे ख्याल तरक्की के दावे दुबे ना करें। हालत इनकी ये है कि इनको अगर एक कर्जे की ट्रांच न मिले तो खत्म, और कर्जा मिलता है तो विक्ट्री साइन बनाते आ जाते हैं, हालांकि डूब भरने का मकाम होता है। तो नहीं है। और ये मुझे लगता है कि रियलाइजेशन जो डीप स्टेट है या जो मुक्तदिरा है, वहां ये रियलाइजेशन मौजूद है। क्योंकि गाह कुछ ऐसे जर्नलिस्ट जिनकी गुफ्तगू खास किस्म की जो ओपिनियंस की तरफ इशारा करती है, खास लोगों की ओपिनियन की तरफ इशारा करती है, वो आके गाह ये बात कर भी रहे हैं। तो देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अनरेस्ट इन द वैली ऑफ द बीस्ट, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में मुहावरतन। सो ऑल इज नॉट वेल एंड, और उसकी बेहतरी का कोई यानी दो बातें हैं। एक बात यह है कि एक महाज पे हम लड़ रहे हैं, हमारे जवान शहादतें ले रहे हैं, और हम जो बैरूनी दुश्मन है वहां हम अल्हम्दुलिल्लाह फतहमंद हैं। अंदरूनी दुश्मन जो है उसके आगे अवाम अभी जेर दस्त है और एक्सप्लॉयटेशन है, और इसी तरह कंटिन्यू नहीं करेगी। लेकिन सर एक्सप्लॉयटेशन तो फिर बहुत ज्यादा ही हो रही है ना, अजीबो गरीब किस्म के बिल्स आ रहे हैं। अभी पंजाब असेंबली में हमने देखा कि समाज दुश्मन बिल पेश हुआ, उसमें जो शिक्के थी उससे तो हुकूमत के अपने इत्तेहादी और लोग भी मुतफिक नहीं थे। आखिर ऐसे बिल बनते कहाँ हैं जो पेश होने से पहले हुकूमत को भी मालूम नहीं होता कि वो क्या पेश कर रहे हैं, क्या इंटेंट होती है सबके पीछे हुकूमत की? मैंने तो थोड़ी सी अर्ज की है, हम बिल की मुखालफत कर भी लेंगे तो क्या होगा, मगर मैं पंजाब गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ले आए बिल, ये भी ले आए। वैसे कौन से पहले कानून नहीं है, और किस कानून की जरूरत है आपको किसी इंसान के हकूक को पामाल करने के लिए? आप इसमें इस तरह करें, अगर इसको आपने पॉजिटिव बनाना है तो इसमें शिक डाल दें कि जिसने ठेका बेचा हो, किक बैक ली हो, ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया हो, अपनी पॉलिटिकल पावर को अपने निजी कारोबारों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया हो, उनके लिए भी ये सजाएं तजवीज कर दें। हम आपके साथ हैं, हम आगे सर लड़ेंगे। फिर तो पूरी की पूरी सर मेजॉरिटी की असेंबली खाली हो जाएगी। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता जिसने किया है ये, जो अपनी पॉलिटिकल पावर को इस्तेमाल करता है अपनी निजी दौलत को, और इसके आप आज दुबई की जो सिटी गवर्नमेंट है उसे पूछ लें यार ये $11 बिलियन की प्रॉपर्टी किसकी है, उनको इस बिल में ले आए, उन्होंने कड़े पाओ, उन्होंने ये जमीन और जायदादा खत्म करो, वेरी गुड, वी विल सपोर्ट इट। तो मैं तो कहता हूँ ठीक है बनाए भाई, बनाना है तो कौन रोक लेगा। अब देखे ना, अब जो वापस किया पंजाब असेंबली ने, उसमें वापस क्या किया तुमने? उन्होंने कहा यार नहीं, ये जरा आला जो बन रहा है ना, ये थोड़ा कुंद है, इसकी धार तेज करो ताकि मरने वाले को जरा दर्द घटो, वापस भेजे। स्पीकर असेंबली बजाय इसके कि ये कहते कि ये की कर रहे हो यार, बड़े नरम सी, और फिर साथ एक लड़ाई बता रहे हैं जो बहुत बड़ी तारीख के जो दो कुर्ते बन गई हैं। एक बन गई है कौन, किबला मेरा दोस्त स्पीकर साहब, और एक वो जनाब गवर्नमेंट बन गई है। और छोड़े यार, यू आर ऑल ऑफ द सेम स्टफ। तो ये ना करें। लड़ाई क्या होती है कि जी वो साडा जड़ा डीपीओ है वो क्यों लाता जे, आखिर गल क्या निकलती है, ही ना। हाँ, तो उधर भी यही लड़ाई थी ना, कसूर में अपनी मर्जी के ऑफिसर्स लगाने हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वो झड़क नहीं रहे थे। क्या होता है यहाँ आवाम की कोई लड़ाई हो रही है, तो ये इशू है। मेरे ख्याल में हमें ये चाहिए कि हम ग्रेजुअली समाज को उस तरफ ना लेके जाएं जहाँ पे एक खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक कोई अनारकी हो जाए, मगर आपके तमाम इक़दामात लोगों को धक्के दे के
इस तरफ लेके जा रहे हैं। अल्लाह करे बेटर सेंस प्रिवेल करे। और सही है, हुकूमत ने 2027 तक सूद से पाक मालियाती निज़ाम में मुंतकली का भी हदफ मुकर्रर किया है। आपकी नज़र में ये एक हकीकी मुआशी इस्लाह है या ज़्यादातर एक इंतज़ामी और सियासी ऐलान? इस तब्दीली के लिए कानूनी, रेगुलेटरी, बैंकारी, टेक्नोलॉजी और मार्केट के एतबार से सबसे बड़े अमली चैलेंजेस क्या हैं, और क्या हमारे इदारे इस पैमाने को की तब्दीली के लिए वाकई तैयार हैं? पहले तो मैं ये बताऊं कि हमारे इस खत्ते में और इलाके में 2 दफा सूद खत्म हुआ है। एक दफा 1917 में व्लादिमीर इलियनोव लेनिन ने सोवियत यूनियन में खत्म किया था। दूसरी दफा हमारे खत्ते में इनकलाब सौर के बाद नूर मोहम्मद तराकई ने 1978 26 अप्रैल को किया था। उसके बाद इस्लाम के नाम पे ये सारे जादी आ गए जिन्हें आजकल हम टेररिस्ट कहते हैं। वहां इन उस इनकलाब को तोड़ के इन्होंने वही सूदी निजाम जो अल्लाह के खिलाफ ऐलान जंग है उसको उन्होंने साबित किया, और साथ माशाल्लाह हुलिये सारे मुसलमानों वाले काम सारे जो अल्लाह के साथ जंग है। ये नहीं कर सकते। सरमायादारी निजाम में रह के आप सूद के खिलाफ लड़ नहीं सकते, वो उसका फंडामेंटल है। सूद को खत्म करने के लिए आपको सोशलिस्ट इनकलाब चाहिए, और सोशलिस्ट इनकलाब सुन के तो वह आपको रातों में ख्वाब में डर लगता है। आप जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका जीत रहे हैं वहां पे सब एका कर रहे हैं कि वो की हो गया यार, जोरान ममदानी आ गया, उसके आगे 3 बंदे और जीत के, और एक लहर आ रही है। तो सूद को सिर्फ 2 चीजें खत्म कर सकती हैं, एक इस्लाम में ये नाजायज है, दूसरा सोशलिज्म में ये नाजायज है। लाइफ ब्लड है सरमायादारी का जिसके ये सारे परवरदा है। और ये जो पाकिस्तान का बैंकारी शोबा है ये तकरीबन 80,000 अरब रुपए के हुजम तक पहुंच चुका है। अगर इतने बड़े मालियाती निज़ाम को चंद बरसों में इस्लामी असूलों पर मुंतकिल करना हो तो फिर बैंकों के IT इंफ्रास्ट्रक्चर, इंसानी वसाइल, रिस्क मैनेजमेंट, मुआहदाती ढांचे और शरिया गवर्नेंस में किस नोयत की सरमायाकारी दरकार होगी, और इसकी कीमत आखिर कौन अदा करेगा? यार उससे ये तो छोड़े ना, अभी जो इन्होंने ये अभी लोगों को महरूम किया है, उससे जो वो लोगों के सेविंग अकाउंट्स थे जी शरिया कंप्लेंट कर दिया, चुप करके इख्तियार दे दिया बैंकों को कि आपके जो पैसे पड़े हैं उसका जो मर्जी है वो सूद लगा लें या ना दें, कम दे दें। पहले 11-12% या 1% होती थी, कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने पैसे उठाए हैं स्टैंडर्ड चार्टर से इंतहाई महंगी शरह सूद पर, और उन्होंने रोज कर्जा लेना होता है, और उनकी जो स्प्रेड है इतना ज्यादा कर दिया है बैंकों का, उनका प्रॉफिट इतना कर दिया है कि अवाम जो है वो बेचारे जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स ही देते फिरते हैं। एक चेक काट के दें उसमें कितना टैक्स है, एक ATM मशीन में से अगर 4 टके निकलवाने हो उसमें कितना टैक्स देना है। तो ये सिलसिला है। ऊपर क्या है, ऊपर एक माशी उद्यम मचा हुआ है। चीनी जो है आप फिर कह रहे हैं कि चीनी सरप्लस हो गई है, इसे बाहर भेजते हैं, और फिर पता चलता है चीनी तो कम हो गई है, फिर जो है 200 से 250 हो जाती है। पहले उधर से माल कमाते हैं, फिर इधर से माल कमाते हैं, और उसके बाद एक रिपोर्ट आ जाती है वजीर मौसूफ की कि ये सारा मौसमों की खराबी की वजह से हुआ है। बिल्कुल, किसानों की मेहनत पे तो शब मारा ही जा रहा है। पंजाब हुकूमत हम देख रहे हैं जिस तरह से किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर्स और बिलासूद कर्जों की रिकवरी को बड़ी अपनी कामयाबी करार दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि किसी भी ज़राई पॉलिसी की कामयाबी का असल पैमाना किसान की आमदनी, पैदावारी लागत और देही गुर्बत होती है। इन इशारियों पर तो फिर पंजाब कहाँ खड़ा है? अगर किसान वाकई माशी तौर पर बकौल उनके मजबूत हो रहे हैं तो फिर मुख्तलिफ इलाकों से किसानों के एहतजाज, फसलों के कम नर्ख, बढ़ती लागत और कर्जों की शिकायत फिर क्यों सामने आ रही है? हमारी हुकूमत तो मानने को तैयार ही नहीं है। देखिए, ये आप अगर जमीन पे आप अपने इशारे देख लो, समाजी इशारे देख लो, अभी आप नेट पे चली जाएं, गूगल करें कि पाकिस्तान में अनामिक माएँ कितनी हैं, रूरल एरिया में कितनी हैं। आप ये देखें कि इनफॉर्मल सेटलमेंट में कितने % लोग रह रहे हैं। ये आए रोज जो छतें गिरती हैं, ये क्यों गिर रही हैं? क्योंकि आपका हाउसिंग आपकी रेगुलेटेड नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो आए रोज हम ये लाशें उठाते हैं, कल मैं देख रहा था जब वो कुदालें लेके बच्चों को निकाल रहे थे तो मुझे लगता था कि पहले हमने उन्हें जिंदा दफन किया और अब हम उनकी कब्र खोद रहे हैं। तो इसलिए आई थिंक रियलिटी एंड फैक्ट स्पीक फॉर देमसेल्फ। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इस वक्त पूरा निजाम इशराफिया के मफाद में उस्तवार है और ये सिलसिला चल रहा है। इज इट सस्टेनेबल? आई पर्सनली डाउट इट।
लेकिन सर सेंस ऑफ रियलाइजेशन भी नहीं है ना, एक उन जो एरोगेंस है वो तो वहीं की वहीं है। अभी हम देख रहे हैं किस तरह से जो सीनियर वजीर साहिबा हैं पंजाब असेंबली में, उनसे जब सवाल पूछा गया कि 11 अरब का आपने तैयारा क्यों लिया है आपकी शाह खर्चियों के वाले से, तो उन्होंने कहा हाँ लिया है भाई, तो क्या, ये जवाब मिलता है। और ये जवाब कोई आम एमपीए नहीं, वजीर आला के बाद सबसे ताकतवर और अहम मिनिस्टर साहिबा ऐवान में दे रही हैं। क्या इसके बाद इनको अवामी नुमाइंदा कहा जा सकता है? यार अवामी नुमाइंदा क्या कहना। कल मैंने दो अपने साफी भाइयों को सुना टीवी की किसी डिबेट में, वो आपस में थोड़े जरा तेजी में गुफ्तगू हो रही, तो उन्होंने कहा हाँ भाई, तो इसलिए इसमें उसमें इसमें इसमें नफ्सियात क्या है? नफ्सियात ये है कि ये समझते हैं कि जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं वो कुल्ली तौर पर खत्म हो चुकी हैं, ये कभी नहीं उठी। जमाना लल का जमाना आता है, जैसे आप जिस समझते हैं ना, जो 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 खामोशी है, खामोशी के बारे में बुजुर्ग यही कहते हैं कि किसी तूफान का पेश है, समझे। मेरे ख्याल में देयर इज अ रियलाइजेशन, मुझे लगता है कि जो रियल हुक्मरान है वो इसकी रियलाइजेशन लगती है कि दीज ऑल दिस सेटअप इज इट एन एसेट और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की तरफ इशारे ज्यादा बनते जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, एक और चीज़, हुकूमत जो आईटी बरामदात और फ्रीलांसिंग की कामयाबियों का भी जिक्र करती है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे ही नौजवान एक बड़ी तादाद में बेहतर रोज़गार के मौके के हसूल के लिए मुल्क छोड़ रहे हैं, हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। क्या पाकिस्तान अपनी इंसानी सलाहियत से भरपूर फ़ायदा उठा रहा है, या फिर हम ये ब्रेन ड्रेन के बायस मुस्तकबिल की मईशत भी खो रहे हैं? लेकिन आप अगर कल क्या था वो, अगर मेरा नहीं ख्याल कि वो एआई से बनी हुई थी, ये जो कुछ सिपाहियों की भर्ती करनी थी, तो वो क्या वो कहीं कहीं वो एआई की तो नहीं थी वो, जहाँ पे इतने लोग इकट्ठे थे कुछ 1600 नौकरियों के लिए। मैं देख रहा था, क्योंकि अब डर भी बड़ा लगता है ना यार, गलत ही बात ना कर दें हम, पीका ना लग जाए। अब तो आप, हाँ बिल्कुल, तो वो ये है कि आप अपने देख लें कि क्या क्या एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट किसको मिल रही है। पता चलता है फलां वजीर साहब की जो शीरा मोहतरमा रिटायर होने वाली थी, उन्हें दूसरे एक और अहम शोबे में लगा। तो ये सारा अभी चल रहा है। उसकी वजह ये है कि ये इस वक्त नफ्सियाती तौर पर ये है, वो ये समझते हैं कि हमने बिल्कुल बिल्कुल खामोशी तारी कर दी है अवाम पे, और जो वी विल गेट अवे विद एवरीथिंग। ऐसे जमाने आते रहते हैं, फिर ऐसे जमाने भी आते हैं कि वही जिनमें एरोगेंस होती है वो इबरत के निशान भी बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अल्लाह से और वक्त से डरते रहना चाहिए। बिल्कुल। एक तो ईरान पर जब अमरीकी पाबंदियों में मुमकिना नरमी के बाद हम देखा कि पाकिस्तान में सस्ते तेल की भी उम्मीदें जाग उठी हैं। ये उम्मीदें कितनी हकीकत पसंदाना हैं, या आपको लगता है कि इसमें भी सिर्फ आवाम को हकीकत से ज्यादा तवक्कुआत दी जा रही हैं? ये लगता यह है कि इसमें हर्डल्स डाल रहे हैं वेस्टेड इंटरेस्ट जो है, जो तेल की स्मगलिंग में मुलव्वस थे। अगर ये स्मगलिंग खत्म होकर आवाम तक फायदा पहुंच जाए तो वो फिर किस किस्म का जुर्म और कोई ऐसा मौजूद है, कोई जुर्म जो उनकी वो प्रॉफिट सस्टेनेबल हो सकें। बाज मैं सुन रहा था एनालिस्ट को जो 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 रियासत के करीब समझे जाते हैं, तो वो इस पे बरहम है कि ये इसमें हम सोच रहे हैं, हम करेंगे, अजीब अजीब चार टीवी पे छोड़ देते हैं कि वो ईरानी तेल जो है वो उसमें सुर्ख रंग आ गया है, काला रंग आ गया है, और लाहौर तक तो बिक रहा है भाई, हर जगह बिक रहा है। तो अभी इसमें रुकावट डाली जाएगी, लेकिन मुझे तो आपके ख्याल में तवानाई के शोबे में असल रुकावट कीमत है या इंफ्रास्ट्रक्चर? असल वेस्टेड इंटरेस्ट है। देखिए ना, जिन जिन जो देखें लोगों की मिजरी जो है। मुझे एक साहब मिले, बहुत पुरानी बात, तो वो थे बड़े हुकूमत वक्त के बड़े दोस्त थे। तो उन्होंने मुझे बताया, मैं नाम नहीं लेता, जब 2005 का जल्जला आया तो उन खैमों की जो ऑर्डर थे उनका ऑडिट करा लें जरा। ओ भाई, हमारी मिजरी जो है वो किसी की प्रॉफिटेबिलिटी होती है, आप समझे ना। तो ये है असल में, वो ये है कि आप क्या इन्वेस्टेड इंटरेस्ट को रियासत अपनी ताकत से रेन इन कर लेगी तो अवाम तक पहुंचेगा, तो जाहिर है समाज में बेचैनी कम होगी और एक अमन मान रहेगा। लेट्स सी वेदर इट सूट्स देम और नॉट। सही, क्योंकि आप बारहा मईशत और सियासत के बाहमी ताल्लुक पर बात करते रहते हैं। आपके ख्याल में मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम, सरमायाकारों के एतमाद या निजी सरमायाकारी और तवील मुद्दती मुआशी मनसूबा बंदी को इस हद तक मुतासर कर रहा है कि बेहतरीन मुआशी पॉलिसियां भी मतलूबा नताइज नहीं दे पा रही? दिस इज बेसिकली, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि यह पिटा हुआ एक माशी निज़ाम है। सही। ये माशी निज़ाम डिजाइंड इसलिए है कि 1% जो है, जो आपको वॉल स्ट्रीट की तहरीक चली थी 1% अगेंस्ट 99%,
ये 1% का निजाम है जो कि 99% के खिलाफ है। बहुत मशहूर वॉल स्ट्रीट मूवमेंट बनी थी और फिर बन रही है अब। इस दौरान ममदानी और जो 3-4 प्राइमरीज में रिजल्ट्स आ रहे हैं इलेक्शंस के, वो आपको बता रहे हैं कि वो जो 99% हैं अमरीकी, वो 1% के खिलाफ चल पड़े हैं। तो ये ओवरऑल ये एक ही क्योंकि सिस्टम है जिसे आप थैचरिज्म कहते हैं या इकोनॉमिक्स कहते हैं, ये पिट चुका है। इसके तमाम अहदाफ बिल्कुल उसके उलट नताइज निकले हैं। लिहाजा मेरे ख्याल में इसको किसी इंडिविजुअल के बारे में ना कहें। ये बनाया इसलिए गया है, ये बनाया इसलिए गया है कि एक छोटी सी माइनॉरिटी के जो जराइम है वसी अक्सरियती आबादी के खिलाफ, उनको प्रोटेक्ट भी किया जाए और जो है उनको जो है परपेचुएट भी किया जाए। सो वी नीड अ सिस्टेमिक चेंज। सर, वफाकी हुकूमत के पास गुज़िश्ता 2 सालों से सफारती कामयाबी का झंडा मौजूद है। उनसे कोई सवाल पूछा जाए तो वो कहते हैं जनाब कि आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम हो गया और फिर अस्करी कामयाबी को हुकूमती कामयाबी बनाकर खामोश कर दिया जाता है। क्या मौजूदा हुकूमत इसी बयानिए पर अगले इंतखाबात में भी जाएगी और क्या ये उनकी सियासी बका का बाइस बनेगा? वोटर की जरूरत क्या है? कॉमरेड स्टालिन ने कहा था कि वोट डालने वाला अहम नहीं होता, वोट गिरने वाला अहम होता है। इसलिए ये वोट शोट छोड़ दें। ये भी सबसे बड़ा फ्रॉड जमहूरियत के नाम पे जो फ्रॉड हुआ पूरी दुनिया में, यानी हर जगह पे, तो ये तो इट इज द रूल ऑफ द बिग बिजनेस। मुझे बताएं ना, असेंबली में आपने सुना कि कोई पहुंच गया हो? एक अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे, वो भी ब्यूरोक्रेट था, उनका इनकम टैक्स का अफसर था। कोई मजदूरों का नुमाइंदा, कोई किसानों का नुमाइंदा, ग्रास रूट बंदा पहुंचते वहां पे। और 0.1% लोग हैं जो इलेक्शन का वो अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी जो सिर्फ इलेक्शन लड़ना अफोर्ड कर सकते हैं। थोड़ी बहुत जो मिडिल क्लास की एक मूवमेंट हमें नजर आई थी, और तलवार टूट की टाइप, इमरान खान साहब की, जिसमें एक मिडिल क्लास की एक नेशनलिस्ट उन्होंने वो कर दिया था, उसको स्पर कर दिया था, वो भी खत्म हो गई। खुद उनकी गवर्नमेंट कितनी अनपॉपुलर हो चुकी थी जब तक कि गिरा ना दी गई। 1.5 साल में वो भी खत्म हो जाने थे ख्वाब, तो और तलवार टूट गई। और वो जो एक मिडिल क्लास, आपको कोई उम्मीद नजर आ रही है, कोई बेहतरी नजर आ रही है? फिर आप जिस तरह से कह रहे हैं हुकूमती निज़ाम की तब्दीली की भी बातें हो रही हैं कि जनाब मे भी शायद कौमी हुकूमत कायम हो जाए या किसी नए किस्म का पार्लिमानी निज़ाम आ जाए। इसके अलावा अगर सूबे मजीद बन जाएं या इंतजामी यूनिट्स फाल हो जाएं तो शायद हालात बदल सकते हैं। आपको लगता है कि मौजूदा सियासी लॉट मौजूद हो और नया निज़ाम भी आ जाए तो इससे मुल्क में कोई आवाम के लिए कुछ बेहतरी आ सके? कोई उम्मीद है? नहीं, मुझे नहीं लगता इस निज़ाम में उम्मीद है, क्योंकि ये जितने लोग मनस्से शऊद पे हैं जो आपको नजर आते हैं, बड़े बड़े सूरमा और जगादरी जो लड़ पड़ते हैं इनको हम सीधा इंज नहीं होने देंगे, दे आर द रियल एंड वेरी फेथफुल प्रोडक्ट ऑफ द सिस्टम। दे विल डिसअपीयर व्हेन सिस्टम विल डिसअपीयर। जहां तक रही बात तब्दीली की जो व्हीकल्स होती हैं, वो तहरीकें होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो मरी नहीं है, वो ना मरेंगी। और जब तक दुनिया में बेइंसाफी मौजूद है, ये उठती रहेगी और वो ही तब्दीली करेंगी। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सीनियर तज्ज़ियाकार सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान की मगरबी सरहदों पर दुश्मन की साजिशें दम तोड़ रही हैं तो दूसरी तरफ मशरकी हमसाया अब पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की नापाक कोशिशों में मसरूफ है। लेकिन पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत ने वाज़ेह कर दिया है कि मुल्की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 30 जून को अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान की सरहद पर पाकिस्तान की हदूद पर 4 ड्रोन्स भेजे गए। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने ये ड्रोन्स अपने जेर कंट्रोल इलाकों से सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती में रवाना किए। पाकिस्तान के मुतहरिक फ़िज़ाई दिफाई नेटवर्क ने इन ड्रोन्स की फौरी निशानदेही की और जदीद दिफाई निज़ाम के जरिए 4 ड्रोन्स को कामयाबी से तबाह और नाकारा बना दिया। ISPR ने सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए अफगान रजीम को दहशतगर्दों की सरपरस्ती तर्क करने की हदायत की है और खबरदार किया है कि इश्तियाल अंगेजी जारी रहने की सूरत में ऑपरेशन गज़बुल हक के तहत ऐसा मुअस्सर जवाब दिया जाएगा जिसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की इसी खतरनाक सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों को अफगानिस्तान का सफ़र ना करने की सख्त हदायत जारी कर दी हैं, जबकि रूस ने भी इस हालिया कशीदगी पर तशवीश का इज़हार करते हुए दोनों ममालिक पर जोर दिया है कि वो मुसल्लह तसादुम से गुरेज करें और तमाम इख्तलाफात सियासी और सफारती ज़राए से हल करें।
वहीं अफगानिस्तान को प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल करने वाले भारत के जारहाना रवैये के खिलाफ इस्लामाबाद में सिंतास मुआहदे पर मुनक्किदा बैनुल-अक़वामी सेमिनार में पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने भारत को सख्त पैगाम दिया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने भारत को खबरदार किया है कि पानी का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के 25 करोड़ से ज़ायद शहरियों की जिंदगी, ज़राअत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा कौमी सलामती का मामला है। इसी सेमिनार से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि दरियाए सिंध का पानी पाकिस्तान की जिंदगी की जमानत है और पानी की फरहमी को जानबूझकर रोकना एक वजूद की जंग के मुतरादिफ है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन सुर्ख लकीर अबूर करने पर अपनी दिफाई सलाहियत के मुताबिक भरपूर जवाब देने का हक रखता है। सफारती महाज पर जहरियत के साथ साथ भारत को अंदरूनी और डिजिटल सतह पर भी शदीद चैलेंजेस का सामना है। नामालूम हैकर्स ने भारत के बड़े निजी न्यूज चैनल एबीपी न्यूज को साइबर हमले का निशाना बनाया, जिससे चैनल की नशरियात, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और मोबाइल एप्लीकेशंस आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गई। माहिरीन के मुताबिक ये हमला खुद को आईटी की आलमी ताकत कहलाने वाले भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सिक्योरिटी निज़ाम के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी तरफ मोदी सरकार को ऑपरेशन सिंदूर के मामले पर भारतीय अपोजिशन, साबिक फौजी अफसरान और मुबस्सरीन की जानिब से सख्त तनकीद का सामना है, जहां हुकूमत पर फौजी नुकसानात के हकायक आवाम से छुपाने और फौज के नाम पर सियासी फायदे हासिल करने के इल्जामात लगाए गए हैं। भारत की इन्हीं हरकतों पर सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने आज एक खबर शाया की और बताया कि हुकूमत को पेश की गई एक हालिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में बिजली और आटे की कीमतों के खिलाफ शुरू होने वाली अवामी तहरीक को कलअदम जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की आड़ में एक बैरूनी मुहिम में तब्दील करने की कोशिश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बरतानिया और यूरोप में मौजूद अपने नेटवर्क्स के जरिए इस तहरीक को माली, तशहीरी और तंजीमी मावनत फराहम की ताकि कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कमज़ोर किया जा सके। रिपोर्ट में बताया गया कि फंड्स की बड़ी मकदार हुंडी और हवाला के गैर कानूनी निज़ाम के जरिए मुंतकिल की गई, जबकि लंदन और जनीवा में पाकिस्तानी सफारती मिशंस के बाहर मुजाहरे करवाकर उसे इंसानी हकूक़ का बहरान बनाकर पेश करने की मुनज़्ज़म कोशिश की गई। क्या पाकिस्तान अब सरहद पार सेफ हेवंस को निशाना बनाकर काबुल को उसका हतमी जवाब देगा? मार गिराए जाने के बाद क्या ऑपरेशन गज़बुल हक के तहत बड़ी कार्रवाई नागुज़ीर हो गई है? क्या मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर और अंदरूनी नाकामियां छुपाने के लिए पाकिस्तान पर हाइड्रो वॉर मुसल्लत करने जा रही है? इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सरबराह तहरीक जवानान पाकिस्तान दफाई तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। आपको वेलकम करती हूँ राउंड अप में। अब्दुल्ला साहब, 30 जून को बलूचिस्तान सरहद पर अफगान तालिबान की सरपरस्ती में 4 ड्रोन्स का पाकिस्तान आना महज सरहदी खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि एक बाकायदा टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर का आगाज है। अब तक हम कहते थे कि भारत अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब काबुल खुद सामने आ गया है। क्या आपके ख्याल में अब पाकिस्तान को काबुल के साथ तमाम रवायती मुज़ाकरात खत्म करके सरहद पार उनके लॉन्च पैड्स पर प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक्स का ऑप्शन दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर लेना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं तो आपसे पहले भी ये गुजारिश करता रहा कि पाकिस्तान को काइनेटिक और नॉन काइनेटिक दोनों डोमेन में काम करते रहना चाहिए। ये हमेशा से वक्त गुजारने का, टालने का एक इनका तरीका कार है, बहुत पुराना है। हमने कतर में इसको आजमा के देख लिया, हमने 2 दफ़ा तुर्किया के अंदर आजमाया, रूस के मुज़ाकरात को देख लिया 5 मुल्कों के, और फिर हमने जो है वो ट्राइलैटरल मुज़ाकरात जो उड़मची के अंदर हुए उसको भी हमने देख लिया। वो कहते हैं कि जी हम दहशतगर्दी नहीं करेंगे, ज़बानी कलामी वो बोल देते हैं, अमली तौर पर लिख के देने के लिए वो कहते हैं जी माजरत कर लेते हैं कि जी लिख के नहीं देंगे। अब इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है अफगानिस्तान के अंदर कहाँ से ड्रोन आए हैं। दो तीन बातें बड़ी अहम है। पहली बात, वो ड्रोन जो कि इस टाइम पे रीअसेंबल किए जा रहे हैं, पहले बागराम एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने एक फैसिलिटी बनाई थी, पाकिस्तान ने पिछली दफा स्ट्राइक्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उसको खत्म कर दिया। अब उनकी काबुल के अंदर बाकायदा जो एयरपोर्ट है, काबुल एयरपोर्ट, उससे 7 किलोमीटर दूर एक बड़ी बिल्डिंग है जिसकी 4थी मंजिल
के ऊपर ये काम हो रहा है। हमारे इदारों को भी इसका इल्म है बखूबी और मैंने भी उनको इत्तला की है। हाउएवर इस सब के बावजूद अब दूसरा उनके पास है जो कि अमेरिकन ड्रोन्स उनके पास मौजूद हैं, जो वो वहाँ छोड़ के चले गए थे। लेकिन क्या सिर्फ ड्रोन होना काफ़ी होता है या उसके साथ पूरा उसका सिस्टम होना भी ज़रूरी होता है? ये वो बात है जिसको हम देख रहे हैं और यही काम अब इंडिया और इज़राइल अपने हीरोप ड्रोन्स के ज़रिए वो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अब इसके अंदर कुछ तो ड्रोन्स वो थे जो कि सिर्फ सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जब ये कार्रवाई करते हैं बीएलए के दहशतगर्द या मजीद ब्रिगेड के या दीगर के, तो वो क्या करते हैं कि पहले एक सर्वे करते हैं, हवा के अंदर जाते हैं, देखते हैं कौन-सी चौकी है, कौन-सी ऐसी जगह है जो कि निस्बतन ज़रा उसके ऊपर आमदो-रफ्त कम है। उसके बाद फिर वो देखते हैं, उसी से अंदाज़ा कर लेते हैं कितनी नफ़री मौजूद है और उसके बाद फिर उसको कमज़ोर जगहों को शिकार किया जाता है। अब बलूचिस्तान 44% है पाकिस्तान का टोटल हुजूम के अंदर। अब आपको पता है 1 कोर फ़ौज टोटल वहाँ डिप्लॉयड है। तो 1 कोर फ़ौज के अंदर आप खुद देखें कि बहुत छोटे वसाइल के साथ बहुत ज़्यादा काम अदा कर रहे हैं। अब ये जो ड्रोन्स जो भेजे गए हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि ये एक पाकिस्तान की खिलाफ एक अमली तौर पर एक मुनज़्ज़म साज़िश का हिस्सा है। हमारी सरहदी जो हदूद हैं, उनकी तो खिलाफ-वर्ज़ी है ही, लेकिन इस सब के बावजूद अमेरिका जब पाकिस्तान के हवाले से बात करता है, तो बड़ी अच्छी बात है। हमें बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने बीएलए और मुजीब ब्रिगेड को दहशतगर्द करार दे दिया बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ। लेकिन जब पाकिस्तान ने आर्टिकल 1267 का सहारा लेके यूनाइटेड नेशन में गया और ये कहा कि जी अब इन लोगों के ऊपर पाबंदी आयद होनी चाहिए, सफरी पाबंदियाँ, इनके मुआशी जो पाबंदियाँ हैं वो आयद होनी चाहिए, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद होना चाहिए, तो अमेरिका की जानिब से यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान से मज़ीद सबूत और शवाहिद का मुतालबा किया गया, जो कि हम देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मुझे अफ़सोस इस बात का है कि जब उन्होंने ये इन दोनों तंज़ीमों को दहशतगर्द करार दिया था, तो बगैर सबूत और शवाहिद को तो दिया नहीं था, तो फिर अब हमसे क्यों माँगते हैं? दूसरा ये है कि जो वो तकरीबन $40 मिलियन हफ्तावार अफ़गानिस्तान की हुकूमत को दे रहे हैं अवाम के रिलीफ़ के लिए, मेरे ख़्याल में वो अवाम तक पहुँच नहीं रहा, तो इसके ऊपर भी मेरे ख़्याल में उसको भी मिसयूज़ किया जा रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आपके वालिद मोहतरम जनरल हमीद गुल मरहूम ने हमेशा अफ़गान स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात की है, लेकिन आज हम देखते हैं कि अफ़गान तालिबान हमारी रेड लाइन ज़बूर कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि हमारी पिछली अफ़गान पॉलिसी गलत साबित हुई है और क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम काबुल रजीम को बरादर इस्लामी मुल्क के बजाय एक आप समझ लें कि सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर डील करें? देखिए मैं ये समझता हूँ कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ का जो कॉन्सेप्ट था, पहली बात ये है कि उसको मेरे वालिद के साथ मंसूब किया जाता है, वो जनरल असलम बेग का आइडिया था। तो पहले तो मैं इसको ज़रा क्लैरिफाई कर दूँ। लेकिन हाउएवर आप ये देख लीजिए कि इंडिया ने जो वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल की है, तो आज आपके लिए तकलीफ का बना है ना बायस। तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की तो जहाँ तक बात है, उस पॉलिसी को तो मैं समझता हूँ कि वो दुरुस्त थी, क्योंकि इस वजह से क्योंकि वहाँ किसी और को मौका नहीं मिलना चाहिए था और आज ये साबित हो रहा है। हाउएवर मेरे ख्याल है कि जो कल की पॉलिसी थी वो भी दुरुस्त थी और जो आज की पॉलिसी है वो भी दुरुस्त है और दोनों के अंदर इसलिए फ़र्क है कि तब आप मुजाहिदीन के साथ बात कर रहे थे और आज आप अफ़गान तालिबान के साथ बात कर रहे हैं, जो कि अमेरिका के साथ और इंडिया के ट्रेंड याफ्ता हैं और उनके अंदर अब पैसा उनके पास आ गया है और वो असूल कवायद वो जो मामलात थे जो मुल्ला उमर ने तय किए थे वो उनसे बहुत दूर हो गए। ये कहने को तो तालिबान हैं, लेकिन इनका मुल्ला उमर के अकीदे से दूर-दूर तक भी कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं है और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि बामियान के अंदर जो मुजस्समा था बुद्धा का, वो मुल्ला उमर ने तोड़ दिया था और उसके बाद जब अभी हुकूमत के अंदर आप देखें कि अमीर मुत्तकी जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, वो भारत जाते हैं और उसी मुजस्समे की तस्वीर के नीचे बैठकर वहाँ कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ये देखें, ये तो मेरे ख्याल में मुल्ला उमर की रूह को एक ठेस पहुँचा
जाने की कोशिश है, इसलिए इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये पैसे के लोग हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें बरादर इस्लामी मुल्क की जगह एक इस्लामी हमसाया मुल्क ज़रूर कहना चाहिए और फिर हमें जो उनके तरीक़ाकार है पाकिस्तान की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने का, वो मेरे ख़्याल में ज़रूरी है और पाकिस्तान उसके लिए डीप स्ट्राइक्स करे। पाकिस्तान उनको जो है जहाँ-जहाँ दहशतगर्द हैं, उनको ठिकाना बनाए क्योंकि 23,000 के करीब दहशतगर्द जिनमें से आधे से ज्यादा गैर मुल्की हैं, वो अफगानिस्तान में बसे में हैं और उनको हुकूमती छतरी हासिल है। और यही वजह है कि इस टाइम पे रशिया की जो रिपोर्ट है, वो भी वजारत खारजा की बड़ी अहम है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि तकरीबन 7,000, 5 से 7,000 टीटीपी के दहशतगर्द वहां मौजूद हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि इनके पास अमेरिका का छोड़ा गया एक वसी मिकदार के अंदर असला मौजूद है और फिर जो यूनाइटेड नेशन की असला भी मौजूद है। दूसरा हम दूसरा सर हम ये भी तो देख रहे हैं कि अफगान तालिबान के पास ये जो जदीद सेमी ऑटोमेटिक ड्रोन टेक्नोलॉजी नजर आई है, ये कहाँ से आपको लगता है कि आई है? क्या आपको लगता है कि भारत और दीगर दुश्मन कुव्वतें काबुल के जरिए पाकिस्तान पर 2 फ्रंट वॉर मुसल्लत करने के लिए उन्हें ये लॉजिस्टिक और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट फराहम कर रही हैं? देखिए शजिया साहिबा, सीधी सी बात है, दानिस्ता तौर पे अभी आप स्टूडियो तशरीफ लाई हैं, आपकी गाड़ी की चाबी रह जाती है, मोबाइल रह जाता है या आपका कोई क्लिप रह जाता है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आपके जूते भी रह जाएं, आपका जो है वो पर्स भी रह जाए, आपकी तमाम जो अशिया हैं वो भी सारी रह जाएं, लैपटॉप भी रह जाए? तो ये तो मुमकिन नहीं है ना। इसका मतलब है ये दानिस्ता है। अफगानिस्तान के अंदर $7.1 बिलियन का कहने की बात है ये असला, आपका क्या ख्याल है वो वैसे ही छोड़ के चले गए, भूल गए, उनको याद नहीं रहा? 2-4 गोलियां, 5-7 बंदूकें छोड़ देना, ये तो समझ आता है, लेकिन इतना बड़ा असला का मिकदार, ये दानिस्ता है और अब वही इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। अब जो इसके अंदर अहम बात है वो हमें गौर करना चाहिए और वो ये है कि इस टाइम पे पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, ये चाहते हैं कि अब ड्रोन्स को अपग्रेड करके इनको वेपनाइज करें, यानी कि ड्रोन जो है वो रॉकेट भी ले जाने की सलाहियत रखे, ड्रोन जो है वो बम गिराने की भी सलाहियत रखे और सर्वेलेंस तो खैर वो कर ही रहा है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है एक चैलेंज है। लेकिन फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब ने अभी साल के शुरू के अंदर भावलपुर एक्सरसाइजेज के अंदर जो 31 कोर के साथ उन्होंने की, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ऊपर तवज्जो दी और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी जो इस टाइम पे पहले की निस्बत कहीं बेहतर मेरे ख्याल में वेल इक्विप्ड भी है, वेल ट्रेंड भी है, उसको समझ भी है। जहां तक देखें बात है स्ट्रेटेजिक डेप्थ या मौजूदा, देखें वो हालात फर्क थे। तब सोवियत यूनियन वहां मौजूद था, वो पाकिस्तान के खिलाफ नबरदात्मा था। आज जो है वहां इंडिया मौजूद है, जिसकी नजरें बिल्कुल सही। हाँ, सिचुएशन चेंज है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जी चावल अच्छे थे या रोटी अच्छी थी। मेरे ख्याल में दोनों अपनी अपनी जगह। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, वक्त तो छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंडअप। वेलकम बैक टू सुनो राउंडअप। अच्छा सर, ये जो भारत की हटदर्मी पर इसाक डार साहब और बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद सेमिनार में वाजे कर दी है कि दरिया सिंध का पानी रोकना पाकिस्तान पर एक एग्जिस्टेंशियल वॉर मुसल्लत करना है। अगर मोदी सरकार सिंतास मुआहदे को सबटाज करती है तो क्या पाकिस्तान के पास अक़वाम मुत्तहिदा या आलमी अदालत के चक्कर काटने के बजाय उसे एक एक्ट ऑफ वॉर तस्लीम करते हुए अपने तमाम रवायती और गैर रवायती अस्करी ऑप्शंस को टेबल पर ले आने के अलावा कोई रास्ता बचता है? देखिए, ये जो मेरे ख्याल में एक सेमिनार हुआ था रियासत की जानिब से, ये बड़ी अहमियत का हामिल है। इसके 2 पैगाम हैं। नंबर 1, इसका पैगाम दुनिया को यह है कि पाकिस्तान अपनी सिफारती और अपनी कानूनी कोशिशें जारी और सारी रखे हुए है और दुनिया की तवज्जो वो दिलवाना चाहता है, मबजूल करवाना चाहता है इस इंसानियत सोर्स जो एक जुल्म है उसके खिलाफ। दूसरी जानिब मेरे ख्याल में भारत के लिए ये चेतावनी थी, ये पैगाम था, वार्निंग थी कि जनाब
हमने एक वार्निंग पैगाम, वार्निंग शॉट जारी कर दिया है। अगली दफा फिर हम वो जवाब देंगे जो मेरे ख्याल में फिर आपकी टनल भी बैठ जाएगी, आपके बंद भी टूट जाएंगे और फिर पानी आपका बाप भी नहीं रोक सकता और ना रोक पाएगा। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। 2029 तक की डेडलाइन दी है नरेंद्र मोदी ने इस टनल प्रोजेक्ट को, जिसके अंदर रावी को बिल्कुल आपने दूसरी साइड पे ले जाना है। तो वो अब जो कोशिश उनकी है वो तो है, लेकिन नरेंद्र मोदी को ये भी याद रखना चाहिए कि 2030 तक हमारे फील्ड मार्शल जो हैं वो आर्मी चीफ रहेंगे। और मोदी को 2025 का तो एक छोटा सा ट्रेलर याद होगा, और अगर याद नहीं होगा तो हम बड़ी सी पिक्चर इंशाल्लाह ताला उनको दिखाएंगे। लेकिन सही। अभी खर्चा वर्चा करने दें, टनल बनाने दें, फिर जब वो कहते हैं ना कि अभी हनूर दिल्ली दूरस्त, अभी जब वक्त आएगा तो पाकिस्तान जवाब देगा। पाकिस्तान ने वादे कर दिया, वजीर आजम, नायब वजीर आजम ने भी ये बात कह दी कि हम इसको एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर करते हैं। एक्ट ऑफ वॉर का मतलब सीधा सीधा ये है कि हम जब तंग आएंगे तो फिर भजंग आमद जो है वो हम शुरू हो जाएंगे और उससे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बिल्कुल, पानी दुनिया को हमारी ये रेड लाइन है। लेकिन इसके अंदर अच्छा सर, बदनीयती देखें आप, जरा एक सेकंड, जी। ये बदनीयती देखें आप। बदनीयती इसके अंदर ये है कि जो लोग इसके अंदर गारंटर्स थे, जो आर्बिट्रेटर थे, वो लोग इसके अंदर शामिल नहीं हुए, जिससे उनकी बदनीयती का वजाहत हो जाती है। और भारत तो वैसे भी इस वक्त अंदरूनी तौर पर शदीद बुहरान का शिकार है। मोदी सरकार को ऑपरेशन सिंदूर के फौजी तन से नुकसान छुपाने पर अपनी ही अपोजिशन और रिटायर्ड फौजी अफसरान की सख्त तनकीद का सामना है। 1 साल से कहते आए कि जी सिंदूर में कोई फौजी नुकसान नहीं हुआ, और अब मान भी गए और 6 फौजियों के नाम सामने ले आए हैं जो पाकिस्तान के हाथों मारे गए। क्या आपको लगता है कि मोदी अपनी इस खफत और अंदरूनी नाकामी से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ ये जो सो कॉल्ड हाइड्रो टेररिज्म को एक पॉलिटिकल कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, हाइड्रो टेररिज्म का ख्वाब उसका पुराना है, उससे पहले की भी हुकूमतें ये देखती रही हैं और ये 3 दरियाओं के ऊपर अब उनका दिल नहीं भरा तो अब वो बाकी पाकिस्तान के 3 दरियाओं के ऊपर नज़र जमाए बैठे हैं। इंशाअल्लाह ताला वो नहीं होगा, लेकिन हमें देखना है कि नरेंद्र मोदी की जो पहली टर्म हुकूमत थी, उसके अंदर जो फर्स्ट घंटा जो था, पहला घंटा रोज़ाना सुबह ऑफिस का, वो पाकिस्तान के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करता था और आज आप उसको अमली तौर पर नाफिजुल अमल होते हुए देख रही हैं, यानी कि वो अपनी पॉलिसी पर कारबंद रहे। दूसरी जानिब जो है वो आप अगर नरेंद्र मोदी के अंदरूनी हालात देख लें तो उनके पास कुछ पाकिस्तान मुखालफत के अलावा अवाम को देने के लिए बचा नहीं है, ये भी एक उसकी वजह है। जहाँ तक आपने उनकी मिलिट्री कमांड की बात की तो 250 मेडल जब उन्होंने अब से कुछ अरसा कबल दिए तो 250 मेडल रिसीव करने के लिए तो सिर्फ और सिर्फ जो आए वो कौन लोग थे, वो फैमिलीज थी। तो अफसर किधर थे, जवान कहाँ थे? तो फिर इसका मतलब है कि वो 250 मेडल जो थे आपने जिंदा इंसानों को तो दिए नहीं थे। अब ये जो पवन कुमार और दीगर के लिए जो इन्होंने बात कही है, 6 का एक्सेप्टेंस कर ली है, तो ये बात ये है कि ये झूठ के ऊपर झूठ इनका इसी तरह साबित हो रहा है जिस तरह से अभी इंडियन एयरफोर्स के एक जो स्क्वाड्रन लीडर थे वो खड़े होके जो है वो बात कर रहे थे, पीछे रफेल खड़ा था तो और उसने कहा कि हमारे पास 32 जहाज हैं ये। तो हालांकि स्क्वाड्रन जो होता है वो आपको पता है पूरा, तो वो उसने 36 पे थोड़ी देर के बाद उसको ख्याल आया कि ये मैंने 32 क्यों बोल दिया, 4 तो जाहिर है पाकिस्तान ने गिरा दिए थे। तो फिर उसके बाद कहता है नहीं नहीं 36 है। तो ये तो वीडियो वायरल है। मतलब आप देखें कि झूठ के पैर नहीं होते। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत देनी है और इंशाल्लाह दे भी रहा है। हाँ, ये जरूर है कि अब जो बिपिन रावत जो है वो भी अब तब्दील हो गया आज के दिन में, और इसी तरीके से जो सॉरी बिपिन रावत कह रहा हूँ, जो पहले इनका था अनिल चौहान, अनिल चौहान जो है वो भी उनका सीडीएस तब्दील हो गया और जनरल राणा आ गया है और उसकी जगह आज जो उपेंद्र द्विवेदी जो उनका आर्मी चीफ है वो भी रिटायर होके चला गया है। और अब जो नया उनका आर्मी चीफ आया है, देखते हैं कि वो क्या पैगाम लेके आता है। लेकिन पैगाम जो भी लेके आएगा, पाकिस्तान की तरफ से अमन का पैगाम का जवाब अमन मिलेगा। लेकिन अगर आप जो है वो दूसरा पैगाम लेके आएंगे तो इंशाल्लाह उसका पैगाम का जवाब पिछली दफा से ज्यादा सख्त, ज्यादा मौसर और ज्यादा देर पा होगा, ताकि आपको
अफाका हो और बराबर हो इंशाल्लाह ताला। पहली और डोज वैसे तो भी आपको मिली थी हाफिज बहुत दवाखाने सारे की, धचके तो वैसे लेकिन मोदी सरकार को मिल ही रहे हैं। अभी रिसेंटली सर एक और चीज भी हमने देखी कि नामालूम हैकर्स ने भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल एबीपी न्यूज पर साइबर हमला करके उनकी नशरियात ही उड़ा दी और कुरानी आयात चला दी। ये वाकया साबित करता है कि उनका डिजिटल इंडिया अंदर से कितना कमजोर है। क्या पाकिस्तान को अपने 5th जनरेशन और वॉरफेयर सेल्स को मुतहरिक करके भारत के इस खोखले इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर स्पेस में मजीद दबाव बढ़ा नहीं देना चाहिए? बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। और मेरे ख्याल में 71% बिजली जब बंद की थी पाकिस्तान ने ड्यूरिंग द वॉर टाइम, तो जहां क्रेडिट अफवाज पाकिस्तान को जाता है, हमारी एयरफोर्स और नेवी को जाता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को जाता है, वहीं हमारे जो साइबर वॉरियर्स हैं उनको भी जाता है, जिन्होंने 71% बिजली बंद कर दी, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हैक कर ली। ये बहुत बड़ी बात थी, यानी कि हम लोग बैठे हुए सुन रहे थे कि कोर कमांडर द्विवेदी से क्या बात कर रहे हैं, आर्मी चीफ से क्या प्लान बन रहे हैं, और वो पाकिस्तान के सामने थे। आई थिंक इट्स अ स्लैप ऑन इंडियन फेस। और साथ ही साथ आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हमें अपने साइबर के ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। इंडिया बोलता तो है कि हम जो है वो सिलिकॉन वैली है और हम बहुत बड़ी साइबर दुनिया के मास्टर हैं, लेकिन जो उस्तादों के उस्ताद हैं वो पाकिस्तान बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही। और सर आज आज़ाद कश्मीर में जो भी हो रहा है उस पर भी बैरूनी साजिश का सबूत सामने आ गया है। अंसार अब्बासी साहब ने एक रिपोर्ट का जिक्र किया है कि जनाब व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए अल जज़ीरा, स्काई न्यूज़, राइटर्स और ब्लूमबर्ग जैसे इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदों का एक मुनज़्ज़म नेटवर्क बनाया गया ताकि आज़ाद कश्मीर को इंसानी हकूक़ का बहरान दिखाया जाए और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर पर्दा डाला जा सके। क्या हम इन सबूतों की बुनियाद पर आलमी सतह पर भारत के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई अमल में ला सकते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि आपको पता ही है आलमी सतह के ऊपर तो कश्मीर का भी मसला है, पानी का भी मसला है, शिट क्रीक का भी मसला है, ये तमाम सियाचिन का भी मसला है। लेकिन आलमी जो दुनिया है वो इंडिया को फेवर करती है। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। अभी जो हमें ये जंग जो है वो सारी खुद लड़नी पड़ेगी और हमें दुनिया को साबित नहीं करना। हमें जो सच है वो सच है। हाँ, ये ज़रूर है कि रॉयटर हो गया, CNN हो गया, BBC हो गया या दीगर ऐसे ज़राए अबलाग हो गए, इनको हकायक के ऊपर मबनी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। और BBC को तो मैं वैसे ही बड़ा मायूस हो गया हूँ, क्योंकि पहले एक उनका सैरबीन प्रोग्राम आया करता था, अब दोबारा उसको शुरू किया, लेकिन रेडियो के ऊपर आया करता था, वो भी बिल्कुल बायस्ड हो गया था। और दूसरा जो अब तो ये हद हो गई, जब पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मसालियती किरदार अदा करते हुए बर्गिनस्टॉक के अंदर जब अपना किरदार अदा किया, तो BBC की जो खबर आ रही थी वो ये थी कि ट्राइलैटरल मुज़ाकरात अमेरिका, ईरान और कतर के दरमियान में हो रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान की सरबराही थी। तो आई थिंक आई फील पिटी फॉर BBC एंड आई फील सो सैड कि इतना बड़ा इदारा होके इतनी छोटी और कम ज़हनियत रखे, ये बड़ा अफसोसनाक है। हाँ, अलबत्ता आज़ाद कश्मीर के अंदर जैसे मैं आज ही अपनी पार्टी के टिकट बांटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज़ाद कश्मीर के आने वाले इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लेंगे। मेरा ख्याल है कि नई नस्ल को मौका मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो है मैं ये भी समझता हूँ कि हमें इस सारे पे मामले पे जुडिशल कमीशन तश्कील देना चाहिए, ताकि पता चल जाए कि असल हकायक क्या है, जिसके अंदर ये सारी बातें जो आपने फरमाई हैं वो भी सामने आ जाएंगी, जो गद्दार हैं वो भी सामने खुल के आ जाएंगे, जो मेरे ख्याल में ऐसे लोग हैं चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। लेकिन सर जो इदारा जाती जो किरदार अदा जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के अंदर जिन्होंने मेरे ख्याल में कमज़ोर पॉलिसियां रखी या काम नहीं किया अपना, वो भी सामने बेनकाब हो जाएंगे। तो अच्छी बात है कि एक जुडिशल कमीशन बन जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में जो सबसे ख़तरनाक बात है वो ये कि उस तहरीक के कुछ रहनुमाओं ने इंतखाबी निज़ाम से पाकिस्तान से इल्हाक का हलफ ख़त्म करने और महाजरीन की 12 नशिस्तें उड़ाने का मुतालबा किया है। क्या ये बरह रास्त इलाके पाकिस्तान के नजरिए पर हमला नहीं है? नहीं, ये तो पाकिस्तान के इलाके पाकिस्तान, ये तो पहली बात यह है कि उनके बुजुर्गों के नजरियात पर हमला है। उनके बुजुर्गों ने पाकिस्तान के साथ इलाहा किया था, तो अपने ही बुजुर्गों के जो है वो बगावत कर गए हैं, अपने ही बड़ों को जो है झूठा साबित कर रहे हैं। तो उनको तो पहले ये सोचना चाहिए कि
कश्मीर वाले तो अपने बुजुर्गों की बड़ी इज्जत करते हैं और इस पाकिस्तान के लिए, इस आज़ाद ज़मीन के लिए जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिसमें सैयद अली गिलानी से लेके डॉक्टर कासिम फख्तू और कासिम फख्तू से जो है वो आसिया इंदराबी जैसी बहादुर ख़वातीन मौजूद हैं, मेरे ख्याल में ये उनके खून से गद्दारी के मुतरादिफ है। दूसरी जानिब जो है वो इल्हाक़ पाकिस्तान, देखिए 2 ही रास्ते हैं ना जो कि यूनाइटेड नेशन में हैं, इल्हाक़ हिंदुस्तान या इल्हाक़ पाकिस्तान, तीसरी ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए मेहरबानी करके ये तीसरी ऑप्शन पे तो बात ही ना की जाए। और सबसे बड़ी इसके अंदर जो बात है महाजरीन की सीटों का, देखिए ये भी एक काम किया जा सकता है। अभी इलेक्शन आ रहे हैं और इलेक्शन के अंदर अगर हम एक रेफरेंडम करा लें, अवाम की राय ले लें कि आप महाजरीन की सीटें रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, ज़्यादा करना चाहते हैं या आप 12 से घटा के सर वो तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है ना कि ये तो प्रॉपर कानून साजी के थ्रू अवाम होगा। के सामने एक रेफरेंडम भी आ सकता है, लेकिन इस सब के साथ एक और बड़ी बात जो अहम है वो ये है कि ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो मुहाजिरीन की सीटें खत्म करेंगे तो आप एक सूबा बन जाएंगे, और अगर आप सूबा बन गए तो फिर आपको जो टैक्स में 60% छूट है वो खत्म हो जाएगी, फिर आपकी और मेरी तरह टैक्स देना पड़ेगा, फिर आपको बिजली 3 रुपए नहीं मिलेगी, फिर आपको जो 1100 रुपए का आटा है वो नहीं मिलेगा, और वगैरह वगैरह। तो ये चीजें भी सोच लेनी चाहिए। तो सोचिए कश्मीरी अवाम, आप सोचिए कि आपको जो लोग बहका रहे हैं वो असल में आपके हमदर्द नहीं बल्कि आपके दुश्मन हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया दफाई तज़किया अब्दुल्ला मीर गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, आज की प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।